मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे एसएससी एमटीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 13 जो नवीन सर के द्वारा करवाया जाता है। उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन हम करेंगे। मात्र 25 मिनट में इस सेट का रिवीजन हम करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और इस प्रैक्टिस सेट को करने से पहले हम प्रीवियस प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, थी उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तमिलनाडु राज्य में। फायर ऑन द माउंटेन बुक किसकी है? तो ये अनीता देसाई की पुस्तक है। सुल्तान खान किससे संबंधित है? सुल्तान खान, इलियास खान, बुंदू खान, इन सभी का संबंध है सारंगी से। और सुल्तान खान का संबंध है इंदौर घराना से। शीतल देवी क्या है? ये एक पैरा तीरंदाज हैं जो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की रहने वाली हैं। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। लानोज घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में मिलते हैं और वेनेजुएला की राजधानी है कराकश। बाबर ने कलंदर की उपाधि कब धारण की थी? जब 1526 का पानीपत का पहला युद्ध हुआ था तो इसमें जीतने के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। और अकबर ने दहसाला पद्धति का प्रमुख किसको बनाया था? टोडरमल को बनाया था। और टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। मूंगफली उत्पादन में सर्वाधिक कौन सा राज्य रहा है? तो ये रहा है गुजरात। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो ये होता है इलियम। अब हम देखेंगे पार्ट नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रगढ़ किला महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और यहाँ के अन्य महत्वपूर्ण किले हैं पन्हाला फोर्ट, दौलताबाद फोर्ट, ये सभी महाराष्ट्र में है। और जूनागढ़ का किला कहाँ पर है? राजस्थान में। और जाजमाऊ का किला ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है? तो पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या में यानी कि 25 जनवरी को इसकी घोषणा की जाती है। और इनकी शुरुआत 1954 में हुई थी। और भारत में पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और 2024 में टोटल पद्म पुरस्कार 132 मिले हैं। पद्म विभूषण की संख्या है 5, पद्म भूषण है 17 और पद्म विभूषण है 110। और पद्म विभूषण 5 किन किन व्यक्तियों को मिले? चलिए तो एक बार हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार 5 व्यक्ति कौन कौन है? तो ये है एम वेंकैया नायडू जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, मेगा स्टार चिरंजीवी, वैजयंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम और एक व्यक्ति हैं बिंदेश्वर पाठक जिनको मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया है। भूंगल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये हवा का वाद्य यंत्र है। और हवा के वाद्य यंत्रों में और कौन कौन को शामिल है? शहनाई और बांसुरी। तार वाद्य यंत्र जिसमें तार होती है जैसे वीणा, सितार, गिटार, वायलिन और संतूर। तंबूरा भी इसी के अंतर्गत आता है। ठोस वाद्य यंत्र इनको किस नाम से जाना जाता है? घन वाद्य यंत्र कहा जाता है। और ताल वाद्य यंत्र जिनको थाप देकर बजाया जाता है जैसे घटम, तबला इत्यादि। वायलिन वादक कौन है? तो महत्वपूर्ण वायलिन वादक हैं एल सुब्रमण्यम। सरोद वादक कौन है? तो ये उस्ताद अमजद अली खान, इनको सरोद सम्राट कहा जाता है। और अन्नपूर्णा देवी ये सुरबहार से संबंधित हैं। और अली खान अमजद अली खान के पुत्र हैं मान अली और अयान अली। अनुष्का शंकर का संबंध किससे है? अनुष्का शंकर पंडित रविशंकर की बेटी है तो इनका संबंध हो जाएगा सितार से। जयंती कुमार वीणा से संबंधित है। सत्यदेव पंवार वायलिन से संबंधित है। जरीन शर्मा सरोद से। चिट्टू बाबू ये वीणा से संबंधित है। आर के बीजापुरे ये हारमोनियम से संबंधित है। एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, भारत के मिसाइल मैन थे, वो वीणा से संबंधित हैं। अयोध्या प्रसाद किससे संबंधित है? पखावज से। और तोताराम शर्मा ये भी पखावज से। और डालचंद शर्मा भी पखावज से संबंधित हैं। हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक किसकी है? तो ये सत्य नडेला की पुस्तक जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक किसकी है? सौरभ गांगुली की। मनमोहन सिंह की पुस्तक है चेंजिंग इंडिया। पीवी नरसिम्हा राव जिनको 2024 का भारत रत्न दिया गया है विदेश नीति के लिए। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक द इनसाइडर
इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और स्वतंत्र भारत की कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी इंदिरा गांधी थी, जिसने 1960 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है माई ट्रूथ। झूमुर, झूमुर नृत्य किस राज्य का है? तो झूमुर नृत्य है असम का, और झूमुरा डांस भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पर देवधानी डांस, होवजा नाई, कली गोपाल और खेल गोपाल ये त्यौहार भी मनाए जाते हैं। गोरमारिया डांस कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। बोला काट कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक से। जूरी थुम ये गुजरात से है, और गुजरात के अन्य हैं लास्या, टिप्पणी, भवई, डांडिया और एक डांस और है गरबा डांस। सोंगी मुखावटे डांस कहाँ का है? महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र में यह विष्णु के नरसिंह अवतार से संबंधित है। तासी शब्दों डांस का संबंध है सिक्किम से। रंगवती डांस इसका संबंध है ओडिशा राज्य से, और ओडिशा में धानु जात्रा, रज पर्व, नुआखाई फेस्टिवल भी मनाया जाता है। होली वेश कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल। बिहार का महत्वपूर्ण फेस्टिवल है बिहुला। अरुणाचल प्रदेश का है सोलंग। मणिपुर का है हिक्रू हितोंगवा, जो मेइती समुदाय के द्वारा किया जाता है। और अभी हाल ही में चर्चा में रहा था मणिपुर का कुकी मेइती संघर्ष, तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण खेल और खिलाड़ी। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी कौन कौन है? तो यह पीवी सिंधु, नितेश कुमार। और टेबल टेनिस से संबंधित हैं मनिका बत्रा, मोमा दास। जन औषधि दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 7 मार्च को मनाया जाता है। और 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल वीमेन डे। और नेशनल वीमेन डे कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और इसी दिन विश्व रेडियो दिवस भी मनाते हैं। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। सफ़ाद अहमद खान का संबंध किससे है? तो सफ़ाद अहमद खान का संबंध तबला से। और सितार से संबंधित है शिवनाथ मिश्रा। सिक्कल माला का संबंध बांसुरी से। तुलसीदास बोरकर, बोर होकर क्या हार मान ली जाती है? तो बोरकर हारमोनियम से संबंधित है। और अप्पा जलगांवकर इनका संबंध भी हारमोनियम से है। और मुराद अली सारंगी से संबंधित। केवी प्रसाद मृदंगम। और कैलाश रामनाथ इनका संबंध वायलिन से। हाफिज अली खान सरोद से संबंधित हैं। पंडित भवानी शंकर इनका संबंध है पखावज से। एबल पुरस्कार का संबंध किससे है? तो ये मैथ्स से संबंधित है, गणित से संबंधित है, और इसे मैथ्स का नोबेल अवार्ड कहा जाता है। 2003 में इसको शुरू किया गया था, और 2024 नवीनतम मिशेल टेलेग्रांड को दिया गया है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी, और यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो यह 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। 6वें क्षेत्र इकोनॉमिक्स में पहली बार यह 1969 में दिया गया था। और इकोनॉमिक्स को रिक्स बैंक पुरस्कार भी कहा जाता है। और ये 6 क्षेत्र कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। और पहले भारतीय कौन थे जिनको एबल पुरस्कार मिला? तो एबल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे श्रीनिवास, जिनको 2007 में यह अवार्ड मिला। नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो ये सैन वोन की है, जो ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज हैं। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। अनिल कुंबले की है वाइड एंगल। रिकी पोंटिंग इनकी है एट द क्लोज प्ले। मैथ्यू हेडन इनकी है स्टैंडिंग माई ग्राउंड। शोएब अख्तर इनकी है कंट्रोवर्शियली योर्स। एडम गिलक्रिस्ट इनकी है ट्रू कलर्स। ब्रेंडम मैकुलम इनकी है डिक्लेयर्ड। क्रिस गेल की बुक का नाम है सिक्स मशीन। 2021 में दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इनका आयोजन जम्मू कश्मीर या लद्दाख में ही किया जाता है। और अब की बार इसका आयोजन किया गया है गुलमर्ग में। 2024 में चौथे क्रम के गुलमर्ग में हुए हैं। और टॉप भारत रत्न, तो इसमें टॉप भारत के स्टेट कौन कौन से रहा है? तो इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। दूसरे पर है कर्नाटक सर्विसेज। तीसरे पर है महाराष्ट्र। और पहली बार इसका आयोजन सन 2020 में लेह गुलमर्ग कश्मीर में हुआ था।
NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना किस अधिनियम के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 99 में संविधान संशोधन 2015 के द्वारा, और इसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता था, और इसमें अन्य 5 सदस्य भी शामिल किए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कॉलेजियम व्यवस्था भारत में कब अपनाई गई थी? 1993 में अपनाई गई थी। 10वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो यह संविधान संशोधन 1961 में हुआ था, और पुर्तगालियों से दादर नगर हवेली, दमन दीव, गोवा को मुक्त करवाया गया था। और 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, ऐसे प्रावधान भी 7वें संविधान संशोधन में किया गया था। आपातकाल कितने प्रकार का होता है? आपातकाल 3 प्रकार का होता है, और ये अनुच्छेद 352 में है पहले प्रकार का आपातकाल, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है, और ये अब तक 3 बार लग चुका है। तो आपको बताना कि यह कब कब लगा है, और अधिकतम समय तक यह अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है यदि इमरजेंसी लगी हो। और 356 में राष्ट्रपति शासन, यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, यह भारतीय संविधान में एक बार भी नहीं लगा है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के लिए शब्द कौन सा जोड़ा गया है? तो आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया है। और आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 358 और 359 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 371B का संबंध किससे है? तो असम राज्य के विशेष प्रावधान के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 371A, इसमें नागालैंड के विशेष प्रावधान। 371C मणिपुर के प्रावधान। 371D आंध्र प्रदेश के। 371E तेलंगाना के। 371F में सिक्किम के। 371G मिजोरम के। 371H अरुणाचल प्रदेश के। 371I में गोवा के। और 371J में कर्नाटक। और 371 में गुजरात और महाराष्ट्र के विशेष अधिकारों का उल्लेख मिलता है। प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में थी, या मूल संविधान में थी, 14 भाषाएं, और इसमें राजस्थानी और अंग्रेजी अब भी शामिल नहीं हैं। और 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाओं को शामिल किया गया। फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को शामिल किया गया। इसको हम याद कर सकते हैं बोर्ड मास से, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये 4 भाषाओं को शामिल किया गया, और इस प्रकार भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या कितनी है? तो क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या है 6, और 2004 में तमिल सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज बनाई गई थी, और 2005 में संस्कृत बनाई गई थी। 2008 में 2 क्लासिकल लैंग्वेज बनाई गई थी, तेलुगु जो आंध्रा की है और कन्नड़ जो कर्नाटक की है। 2013 में मलयालम केरल की भाषा को शामिल किया गया था। और 2014 में नवीनतम उड़िया को, जो उड़ीसा की है, इसे नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया है। NEP के तहत अब 3 नई भाषाओं को शामिल करने की बात कही गई है, और ये हैं पाली, प्राकृत और फारसी। 341A में किसका वर्णन किया गया? इसमें भारत की राजभाषा के बारे में बताया गया। और भारत की राजभाषा कौन सी है? देवनागरी लिपि में हिंदी भारत की राजभाषा है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। और कामकाज की भाषा कौन सी है? हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी भाषा नहीं है, बल्कि भारत की राजभाषा हिंदी है। राज्य भाषा कौन सी होती है? जो स्टेट लैंग्वेज होती है, राज्य विशेष की भाषा होती है। जैसे केरल राज्य की है मलयालम, तो ये हो जाएगी राज्य भाषा। अंग्रेजी की लिपि कौन सी होती है? रोमन लिपि होती है। और पंजाबी की लिपि होती है गुरमुखी लिपि। और उर्दू भाषा की लिपि होती है अरबी और फारसी लिपि। अनुच्छेद 344 में किसका वर्णन किया गया है? राजभाषा आयोग का। और पहली बार राजभाषा आयोग 1955 में BG खरे की अध्यक्षता में बनवाया गया था। शुरुआत में एक प्रस्ताव आया था कि अंग्रेजी भाषा के प्रावधान के लिए, तो यह प्रस्ताव आया था
15 वर्षों के लिए। 351 में हिंदी के विकास और प्रचार प्रसार के बारे में उल्लेख किया गया है और इसका वर्णन किस भाग में है, तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी डुबरी से किस दिशा में 90 डिग्री मुड़ती है, तो ये मुड़ती है साउथ में यानी कि दक्षिण में। और भारत में प्रवेश अरुणाचल प्रदेश में करती है और असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और असम में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी स्थित है। तो इसका आंसर देना आपको कमेंट में कौन सा नदी द्वीप है। इसका उद्गम मानसरोवर झील से होता है और तिब्बत में से सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में। इसे LPAI कहा जाता है और जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। और इस भारत में कुल बंदरगाहों की संख्या कितनी है, 13 बड़े बंदरगाह हैं। पश्चिमी तट पर 6 हैं, जैसे कांडला पोर्ट जिसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहा जाता है, ये गुजरात में है। मुंबई में है नहावा सेवा जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इसका नाम कर दिया गया है। गोवा में है मार्मा पोर्ट, के कर्नाटक में है मंगलोर पोर्ट और केरल में है कोच्चि पोर्ट। कोच्चि को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। और वेस्ट में कौन से है, तमिलनाडु में 3 है, एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन बंदरगाह। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जो सबसे गहरा है और उड़ीसा में है पारादीप जो भी हाल ही में थ्रो सबसे ज़्यादा आवाजाही वाला पोर्ट बन गया है। भारत का पहला निगमित बंदरगाह कौन सा है, तो यह है एन्नोर जो 1963 में निगमित हो गया था। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क कहाँ पर स्थित है, ये गुजरात में स्थित है और 2004 में यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था। पंजाब में कौन सा पार्क है, हरिके पार्क। गुजरात में है गिर पार्क, बिहार में है वाल्मीकि पार्क और झारखंड में हजारीबाग और पलामू पार्क। हाल ही में लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है उन्नाव उत्तर प्रदेश में। और लेदर पार्क कहाँ पर बनाया गया है, यूपी नोएडा में बनाया जा रहा है। वेद वन ये नोएडा में स्थित है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब और जो चंद्र और भागा 2 धाराओं से मिलकर बनती है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है चेनाब नदी पर जो 359 मीटर ऊंचा है। चेनाब नदी सिंधु में बाएं किनारे से मिलती है और दाएं किनारे से मिलती है श्योक और काबुल नदी। रावी, व्यास, सतलुज, झेलम और चेनाब ये सभी भी दाएं किनारे से मिलती हैं। और 1960 में हुआ था सिंधु जल समझौता। इसके तहत जो 6 नदियां हैं सिंधु, झेलम, चेनाब, इन 6 नदियों के 50-80% जल का उपयोग कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। और इससे नीचे वाली जो 3 नदियां हैं सतलुज, व्यास, रावी, व्यास और सतलुज, इन 3 नदियों के जल के 80% का इस्तेमाल भारत करेगा। ऐसा समझौता 1960 में हुआ था और इसकी मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने की थी। हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ पर है, झारखंड में है। तमिलनाडु में कौन सा है, अन्नामलाई, मुदुमलाई। और उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा और दुधवा। असम में है काजीरंगा, रायमोना, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, मानस, देहिंग पटकई नेशनल पार्क। रिपन का कार्यकाल कितना था, रिपन वाइसराय के रूप में कार्यकाल था 1880 से 84। करजन का था 1899 से 1905 और इसके समय बंगाल विभाजन हुआ था। डलहौजी भारत की पहली रेल चलाई थी और इसी के समय वुड डिस्पैच आया था 1854 में जिसे आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसका कार्यकाल था 1848 से 56। केनिंग का था 1856 से 62 और केनिंग भारत का पहला वाइसराय बना था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो ये था रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये था वॉरेन हेस्टिंग्स, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, विलियम बेंटिक, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बना था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हो गया था, 1858 में समाप्त हो गया था। और 1858 से 1947 के बीच क्राउन का रूल भारत में चला था। व्यापगत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या गोद निषेध नीति किसने शुरू की थी, तो ये राज्य हड़प नीति शुरू की थी डलहौजी ने। और जिनकी अपनी औलाद नहीं थी उनका साम्राज्य उनकी मृत्यु के बाद ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। और सबसे पहला राज्य कौन सा मिला गया था, 1848 में सतारा सबसे पहले हड़पा गया था। फिर 1853-54 में झांसी, 1856 में कुशासन के आधार पर अवध को
अवध को हड़पा गया था आउटरम की रिपोर्ट के तहत, और यहाँ के शासक थे वाजिद अली शाह। स्थायी बंदोबस्त किसके समय शुरू हुआ था? तो ये 1793 में कॉर्नवालिस के समय शुरू हुआ था। कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। सहायक संधि का जनक किसको माना जाता है? डुप्ले को। लेकिन भारत में सहायक संधि का सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? वेलेजली ने। और 1798 में सहायक संधि पहली बार हैदराबाद में लागू की गई थी। सहायक संधि क्या होती थी? इसमें अंग्रेजी सेना भारतीय राजाओं को अपनी सेना देती थी। इसमें अंग्रेज भारतीय राजाओं को अपनी सेना देते थे और सेना का पूरा खर्च राजा को उठाना पड़ता था, और यह होती थी सहायक संधि। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? हेस्टिंग्स ने। सती प्रथा की शुरुआत, सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम पेंटिक के द्वारा किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में लिटन के कार्यकाल में आया था। लिटन का कार्यकाल था 1876 से 80, और इसी के समय शस्त्र अधिनियम आया था, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने पास शस्त्र नहीं रख सकता है। 1878 में आया था, लेकिन इसको रिपन के द्वारा 1882 में समाप्त कर दिया गया। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को भी 1882 में ही समाप्त किया गया था। इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल क्या था? ये रिपन के काल में आया था 1883 में, और यूरोपीय लोगों का मुकदमा भारतीय न्यायाधीश भी सुन सकेंगे, ऐसा इसमें कहा गया था। हंटर आयोग कब आया था? 1882 में रिपन के कार्यकाल में, एजुकेशन से संबंधित था। और वुड डिस्पैच डलहौजी के कार्यकाल में आया था। डलहौजी के समय ही भारत की पहली रेल चली थी। 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। डलहौजी के समय ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। कांग्रेस की स्थापना के समय वाइसराय कौन थे? तो वाइसराय थे डफरिन, और बंगाल विभाजन के समय थे कर्जन। चैम्सफोर्ड का कार्यकाल कितना है? तो इसका कार्यकाल है 1916 से 21, रीडिंग का है 1921 से 26, इरविन का है 1926 से 31, विलिंगटन का है 1931 से 36, लिनलिथगो का है 1936 से 43, वेविल का है 1943 से 47, और जलियांवाला बाग कांड किसके समय हुआ था? तो 1919, यानी कि चैम्सफोर्ड इस समय वाइसराय था। युवा बंगाल आंदोलन 1826 से 32 की स्थापना कहाँ पर की गई थी? कोलकाता में हेनरी विवियन डेजेरियो के द्वारा की गई थी। और मात्र 17 वर्ष की आयु में ये एक टीचर बन गए थे हिंदू कॉलेज में, और इन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू किया था। और भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा, और इसका जन्म 1772 में हुआ था, और 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी। बंगाल में जन्म हुआ था। और ब्रह्म समाज के मुख्य नेता कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की गई थी। प्रथम अंग्रेजी कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 1651 हुगली में। और भारत में पहला अंग्रेजी कब आया था? हॉकिंस 1608 सूरत में आया था। और जहांगीर ने इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। और 1609 में मुगल दरबार में यह आया था। टॉम्स रो भारत में कब आया था? 1615 में। और 1611 में पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में। यह ऑफिशियल नहीं थी, बल्कि अनऑफिशियल या अस्थायी थी। और मिडल्टन ने पुर्तगालियों को हराया और सवाली के युद्ध में। तो फ्रांसिस डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। और 1611 में सूरत में स्थायी फैक्ट्री अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई। और 1631 में बालासोर ओडिशा में फैक्ट्री स्थापित की गई थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1930 में शुरू हुआ था, और ये दांडी मार्च के नाम से शुरू हुआ था। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक शुरू हुआ था, और इसमें 78 अनुयायियों ने भाग लिया था। और ये साबरमती आश्रम से नवसारी यानी कि दांडी तक चला था। 241 मील या 385 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने 24 दिन में पूरी की थी। दांडी यात्रा में महिला भागीदारी के लिए गांधी जी को किसने बनाया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाया गया था। और जो दांडी मार्च है उसकी फोटोग्राफी या उसकी फ़ोटो किसने क्लिक की थी? वेब मिलर के द्वारा। वेब मिलर ने इस फोटो को विदेशी अखबारों में छाप दिया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। गांधी जी के आंदोलन कौन कौन से थे? गांधी जी 9 जनवरी 1915 को
भारत आए थे साउथ अफ्रीका से, इसलिए 9 जनवरी को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। राजनीतिक गुरु गांधी जी के कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोखले के गुरु कौन थे? तो ये थे एम.जी. रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे थे। 1917 में राजकुमार शुक्ला ने चंपारण में नील की खेती के विरुद्ध गांधी जी को बुलाया था और यहाँ पर 3 कठिया प्रणाली थी, यानी कि जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया गया और 35% बोनस पर गांधी जी के द्वारा इसमें समझौता करवा दिया गया था। 1918 में खेड़ा के किसान आंदोलन में 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था, लेकिन 4 फरवरी या 5 फरवरी 1922 को चोरी में गोरखपुर में एक पुलिस थाने में भीड़ ने आग लगा दी, जिससे यह आंदोलन हिंसात्मक रूप धारण कर गया था। तो गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। 1924 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई थी सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। ये गर्म दल के द्वारा स्थापना की गई थी और नरम दल ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन चित्तरंजन दास की मृत्यु 1925 में ही हो गई थी, इसलिए ये पार्टी आगे कुछ इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकी। 1926 में NBS नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई और 1928 में HRA में NBS विलय कर लिया गया, तो HSRA का गठन किया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसका गठन फिरोज शाह कोटला में किया गया दिल्ली में। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज किसके नेतृत्व में लड़े थे? तो प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज क्लाइव के नेतृत्व में लड़े थे और बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला थे। क्लाइव ने बंगाल के नवाब के सेनापति को खरीद लिया था, जिसे क्लाइव का गिद्दड़ कहा जाता है, मीर जाफर को क्लाइव ने आपस में मिला लिया था। तो इसी युद्ध के बाद अंग्रेजी शासन शुरू हो गया था। और इससे प्लासी के युद्ध से 1 साल पहले की एक घटना भी काफ़ी फेमस है कि 20 जून 1756 को ब्लैक होल घटना हुई थी, जिसमें 146 अंग्रेज थे और इनको 2-3 दिनों तक बंद रखा गया था और 23 जिंदा व्यक्ति बचे थे। और इसमें से एक होलवेल, उसने बताया है कि किस प्रकार भारतीय राजा ने उन पर अत्याचार किए, तो इसलिए भी प्लासी की लड़ाई हुई, ऐसा माना जाता है। अंग्रेजी राज की शुरुआत अंग्रेजी शासन की शुरुआत कहाँ से हुई? प्लासी की लड़ाई से। और यदि पूछे अंग्रेजी राज की शुरुआत है तो ये हुई थी 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई के बाद। और बक्सर की लड़ाई किन किन के बीच हुई थी? बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की तरफ से थे मुनरो और भारतीयों की तरफ से थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम सेकंड। और ये संयुक्त सेना ने मुनरो के द्वारा इनकी संयुक्त सेना को हरा दिया गया और इसके बाद अंग्रेजी राज की शुरुआत हो गई। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसमें दिया था? और यह ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था और ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा पहली बार अरुणा आसफ अली के द्वारा पहनाया गया था। रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा जाता है, ये ना अपील, ना वकील और ना दलील का कानून है और 6 अप्रैल 1919 को इसको लॉन्च किया गया था। और इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में भीड़ एकत्रित हुई थी, जिस पर कत्ले आम मचाया गया, तो ये एक हत्याकांड बन गया और सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को यहीं से गिरफ्तार किया गया था। और जलियांवाला बाग की जांच के लिए एक जांच आयोग बनाया गया था, जिसका नाम था हंटर आयोग। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आर चलाया गया था, जिसके तहत महत्वपूर्ण भारतीय नेताओं को जेलों में गिरफ्तार कर लिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन कब समाप्त हुआ था? 1858 में। पूना पैक्ट सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था और इसमें ब्रिटिश पीएम थे रैमजे मैकडोनाल्ड। और रैमजे मैकडोनाल्ड ने गोलमेज सम्मेलनों की अध्यक्षता की। इसी के द्वारा कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत की शुरुआत भी की गई थी और ये 16 अगस्त 1932 को लागू किया गया था। लेकिन 24 सितंबर 1932 को घोषणा, तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को, लेकिन इनको लागू 24 सितंबर 1932 को किया गया था। गांधी जी अंबेडकर
के बीच एक पूना पैक्ट हुआ था यरवदा जेल पुणे में, और इसमें 71 रिजर्व सीट बढ़ाकर 148 कर दी थी। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया था? लंदन में। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, दूसरा 7 सितंबर 1931 को और तीसरा 18 नवंबर 1932 को किया गया था। गांधी जी ने इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किया था, लेकिन तीनों में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? 1867 में। आत्माराम पांडुरंग, M.G. रानाडे और R.G. भंडारकर के द्वारा स्थापना की गई थी। वेद समाज की स्थापना 1864 में केशव चंद्र सेन के द्वारा मद्रास में की गई थी। M.G. रानाडे, जो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु माने जाते हैं, इन्होंने डेक्कन शिक्षा समाज की स्थापना की थी। सुबोध पत्रिका आत्माराम पांडुरंग के द्वारा शुरू की गई थी, जो प्रार्थना समाज की एक पत्रिका थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई 1873 में, और इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले। और ज्योतिबा फुले ने मराठी भाषा में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। तो आपको बताना है कि इसका हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875 में मुंबई में गिरगांव में की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा, और इसी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। और इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, जो हिंदी भाषा में लिखी गई है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में बेल्लोर में की गई थी विवेकानंद के द्वारा, और इसकी स्थापना रामकृष्ण परमहंस, जो विवेकानंद के गुरु थे, उनकी याद में की गई थी। विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में 1893 में भाग लिया था, और यह सम्मेलन सितंबर 1893 में हुआ था। 12 जनवरी को इनका जन्मदिन होता है। तो 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। अहमदिया आंदोलन का संबंध किससे है? अहमदिया आंदोलन 1889 में गुलाम अहमद के द्वारा शुरू किया गया था। देवबंद आंदोलन ये 1866 में सहारनपुर उत्तर प्रदेश में कासिम रनौतनी के द्वारा शुरू किया गया था। गांधी जी ने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कहाँ पर की गई थी? वर्धा महाराष्ट्र में। और टोल्स्टॉय आश्रम की स्थापना 1906 अफ्रीका में की गई थी। 1915 में कोचरब आश्रम में गुजरात में रहने आए थे, लेकिन 1917 में साबरमती आश्रम में गए। और सेवाग्राम आश्रम की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में की। 36वां क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत आर्थिक अभिक्रियाओं का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और समष्टि का मतलब है सोसाइटी, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी अर्थव्यवस्था को समझना होता है। और रैगनर फिश ने माइक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का यूज किया था। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी होती है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर और माइनस और ब्रैकेट में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये होती है जीडीपी। और वर्तमान कीमत पर जीडीपी का मूल्य कितना मूल्य होता है? मौद्रिक जीडीपी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसकी स्थापना आनंद गुजरात में 1965 में की गई थी। और वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। और श्वेत क्रांति भारत में 1970 में आई थी। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। और गुजरात के आनंद और सानंद सिटी में इसमें दुग्ध उत्पादन पर काफ़ी बल दिया गया था। वर्गीज कुरियन की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है एन अनफिनिश्ड ड्रीम। और वर्गीज कुरियन का जन्मदिन होता है 26 नवंबर को, इसलिए नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है 26 नवंबर को। और 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। और वर्गीज कुरियन केरल राज्य से संबंधित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में स्थित है। और नवरत्न कंपनी कौन सी होती है? नवरत्न कंपनी होती है जिसकी पूंजी पिछले 3 वर्षों में जिसका उत्पादन 1000 करोड़ रुपए रहा हो। और महारत्न कंपनी जिसकी पूंजी पिछले 3 वर्षों में 25,000 करोड़ से ज़्यादा हुई हो। और मिनी रत्न 500 करोड़ हुई हो। और ऐसे उद्योगों को विशेष दर्जा देना भारत सरकार की किस प्रथा का संकेत है? तो ये है निजीकरण का संकेत। किस वर्ष के पूर्व तक भारत जननांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था?
तो ये था 1921 में। और 1921 के वर्ष को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर या महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इसमें जनसंख्या गिरावट हुई थी। तो जनसंख्या गिरावट पहली बार हुई थी। कौन सा जीव वर्गीकरण एनाबीना से संबंधित है? तो ये है मोनेरा। और पंच जगत का वर्गीकरण किसने किया था? व्हिटकर के द्वारा किया गया था। और ये 5 जगत थे: मोनेरा, कवक, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किसका उदाहरण है? तो ये है परासरण या ओस्मोसिस का उदाहरण। और जल का वहन पौधों में जाइलम के द्वारा और भोजन का वहन फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। और पौधों में वृद्धि यंत्र का नाम क्या है? क्रेस्कोग्राफ है। और इसकी खोज जगदीश चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जो हमने कोई परिवर्तन कर दिया और वापिस उसी अवस्था में दोबारा चला गया। जैसे हमने पानी से बर्फ़ बना दी, तो बर्फ़ को यदि हम पिघलाएंगे तो वह वापस पानी बन जाएगा। तो ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन जो परिवर्तन हो गया वह वापस उसी अवस्था में न आ पाए। जैसे हमने दूध से दही बना दी, तो दही से वापस दूध नहीं बना सकते, तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। खाना पकाना, कागज़ का जलना, जंग लगना आदि हैं रासायनिक परिवर्तन। और बर्फ़ का पिघलना है भौतिक परिवर्तन। स्टैटिक फ्रिक्शन यदि ग्रेटर देन यानी कि स्टैटिक घर्षण ज़्यादा हो सर्पी घर्षण से, और सर्पी घर्षण ज़्यादा होता है लौटनिक या रोलिंग फ्रिक्शन से। तो घर्षण कम, जब घर्षण कम करना हो तो लुब्रिकेंट्स का यूज किया जाता है, जैसे ग्रीस इत्यादि। नटवर सिंह का निधन अभी हाल ही में वो हो गया है, तो ये किससे संबंधित है? तो इनका संबंध है पूर्व विदेश मंत्री सुधीर कक्कड़। भारत में मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, इनका भी निधन हो गया है। KG जयन ये कर्नाटक संगीतकार हैं। मुरब्बर राणा उर्दू गज़ल गायक हैं। राशिद खान ये संगीतकार थे। सुब्रमण्यम घाटेश्वर ये यक्षगान कर्नाटक से संबंधित थे। हरपाल सिंह बेदी एक खेल पत्रकार थे। और इब्राहिम रईसी ईरान के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं मसूद पेजेस्कियन। किस मंत्रालय ने NAMS 2024 यानी कि नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिम्पोजियम को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। SOGA स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर हाल ही में किसने जारी किया है? स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान के द्वारा। और वायु प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष आया था? 1981 में। मछली उत्पादन में टॉप राज्य कौन है? टॉप कंट्री है चाइना और दूसरे पर है इंडिया। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की गई है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। रोम इटली में इसका मुख्यालय स्थित है। 49वां क्वेश्चन है हमारा 2024 में एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया ताशकंद उज्बेकिस्तान में। और इसमें गोल्ड पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी है दीपा कर्माकर। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है स्मॉल वंडर। और इंडिया ने इसमें 5वीं रैंक हासिल की है। 8 मार्च 2024 को 24 तक भारत का पहला इंडिया बाय द क्रिक या क्रिक उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? दुबई में इसका आयोजन किया गया है। और 27वां गल्फ फूड उत्सव भी यहीं पर मनाया गया है। और दुबई में ही मदर टेरेसा 24वां मदर टेरेसा इंटरनेशनल अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये था हमारा 13वां एपिसोड, जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।